Good morning, students. My name is Sharmishta and I am PGT in RSV number 4, Roopnagar. Today, I will be taking a lesson of 11th class. The first lesson, the portrait of a lady. Students, since this is a pandemic year where we all are suffering from the epidemic, Corona, so a lot of MCQs are devised in the question paper this time. So you will have to listen everything very carefully, and after I finish this lecture, you will go back to your hornbill and read the lesson so that you understand everything, every minute detail of it. Though I will be covering the entire lesson to a certain extent, but still if some things are left, then you can go and refer to the book so that you can answer every MCQ, because one MCQ is of 1 mark. So today we will be doing The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. Before we move on to the lesson, let me give a little introduction of the author to you. Khushwant Singh, he was born on 2nd February 1915 and he died on 20th March 2014. A man who lived for all 99 years, and he was an awesome man. He was an Indian author, he was a diplomat, journalist, politician, and he was very famous. He was awarded many times by the government of India also. His Train to Pakistan is very famous, which he wrote in 1956, and he experienced the partition of 1947 and he wrote it on that. 1956 में बेटा इन्होंने एक बुक लिखी थी जो बहुत फेमस हुई थी, जिसके लिए इनको अवार्ड्स मिले थे. उसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान, और उसमें इन्होंने क्योंकि एक्सपीरियंस किया था 1947 का पार्टीशन, जो विभाजन हुआ था भारत का, उसके ऊपर ही ये बेसिकली कहानी है. एंड पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज़ अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाय खुशवंत सिंह. द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. इफ़ वी लुक एट द टाइटल ऑफ द स्टोरी, द पोर्ट्रेट. स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय पोर्ट्रेट? पोर्ट्रेट से आप क्या समझते हैं? पोर्ट्रेट क्या होता है? इट कैन बी अ पेंटिंग, इट कैन बी अ पिक्चर, और इफ यू आर डिस्क्राइबिंग समवन in all his or her aspects in words, that is his physical attributes, his lifestyle, his thoughts, everything. तो वो सारा बच्चों पोर्ट्रेट में कवर होता है. तो यहाँ पे द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जैसा कि आपको टाइटल से समझ में आ रहा है, ये लेडी जो हैं ये ऑथर की ग्रैंड मदर हैं. ऑथर्स ग्रैंड मदर, उनकी दादी के बारे में. यू मस्ट ऑल नोइंग दैट जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रेन, दे आर वेरी अटैच्ड टू द ग्रैंड पेरेंट्स. बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स उनको कहानियाँ सुनाते हैं और मॉरल स्टोरी सुनाते हैं, उनको घुमाने के लिए ले जाते हैं, बिकॉज पेरेंट्स डोंट हैव टाइम टू स्पेंड विद द चिल्ड्रेन. तो वो जो कमी पूरी करते हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स. तो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं. तो ये जो नरेटिव है आप एक तरह से समझ लीजिए. इट कैन ऑल्सो बी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ खुशवंत सिंह व्हेन ही टेल्स यू अबाउट हिज ग्रैंड मदर. तो ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं कि आई नो हिम सिंस 20 ईयर्स. जिससे मैं आई नो हिम सिंस 20 ईयर्स, 20 साल से जानता हूँ. इसका मतलब कि 20 साल के ही हैं खुशवंत सिंह या ऑथर, जो भी वो कहानी उस समय पे लिख रहे हैं. ही इज़ ओनली 20 ईयर्स ओल्ड. और वो कहते हैं कि इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू बिलीव दैट वंस शी वॉज प्रिटी एंड शी इवन हैड अ हस्बैंड. कहते हैं मुझे बहुत मुश्किल है, मैं तो ये बात सोच भी नहीं पाता कि ये कभी भी यंग रही होंगी, कभी प्रिटी होंगी, कभी सुंदर होंगी, या इनके हस्बैंड भी होंगे. क्योंकि मैं तो 20 साल से इनको ऐसे ही देखे जा रहा हूँ, ऐसे ही देखता हूँ मैं इनको 20 साल से. और साथ में जब भी ग्रैंड मदर अपनी स्टोरी सुनाती हैं, सम चाइल्डहुड स्टोरीज टू दी ऑथर, तो ऑथर को हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फेबल है. फेबल होती हैं ऐसी स्टोरीज़ विच आर हार्ड टू बिलीव, जैसे फेयरी स्टोरी. ये कौन सी कहानी सुना रही हैं अपने चाइल्डहुड की? क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं है उसको अपनी ग्रैंड मदर को देख के, अपनी दादी को देख के, कि कभी ये भी छोटी रही होंगी. और साथ में वो कहता है कि ऑन द मेंटल पीस अबव दैट पोर्ट्रेट ऑफ द ग्रैंडफादर ऑल्सो हंग. ग्रैंडफादर का भी फ़ोटो लटका हुआ था. ही वॉज वेरी ओल्ड, ही हैड अ फ्लोइंग बियर्ड विच कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. और उनको देख के ऐसा लगता था दैट ही वॉज 100 ईयर्स ओल्ड.
इमेजिन, वो कहता है उनको देख के हमेशा ऐसा लगता था जैसे 100 साल के भी होंगे, और ऐसा लगता था ही नेवर हैड ए वाइफ एंड चिल्ड्रन, इनके ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे। वो इतने एजेड लगते थे कि ऐसा लगता था कि उनके तो पोते पोतियाँ या नातियाँ होंगी, ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं होंगे, इनके खुद के बच्चे नहीं हो सकते क्योंकि ये इतने ओल्ड हैं। तो वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में ये बात बोलता है। देन students, whenever somebody asks you to write a character sketch, you might have done it in your 9th and 10th standard also. तो character sketch में हम हमेशा whenever we start with the physical characteristics of a person. तो जब आपका grandmother, because portrait of a lady, the whole story revolves around the grandmother. तो जब हम grandmother की story की बात कर रहे हैं तो उनके character जब हम लिखेंगे तो हम उनके physical attributes से ही start करेंगे. That she was short, छोटे height की थी, she was fat, स्लाइटली बेंड, थोड़ा सा झुकती थी, थोड़ा सा झुक के चलती थी वो। क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, रिंकल्स होती हैं झुर्रियाँ, पूरे फेस पे उनकी झुर्रियाँ थी। क्रिस क्रॉस मतलब एक झुर्री इधर से जा रही है, दूसरा उसको क्रॉस कर रही है, मतलब द होल फेस वॉज कवर्ड विद रिंकल्स। शी वॉज नेवर प्रिटी बट ब्यूटिफुल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर प्रिटी बट ब्यूटिफुल। हम लोग जनरली प्रिटी और ब्यूटिफुल को एक साथ ही मिला देते हैं, बट प्रिटी एंड ब्यूटिफुल बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स। प्रिटी होता है जब आप फिजिकली किसी को देख के कहते हैं कि हाँ शी इज़ अट्रैक्टिव, शी इज़ प्रिटी। और ब्यूटीफुल क्या होता है? अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। इनसाइड का क्या मतलब है? मन से भी सुंदर और तन से भी सुंदर। और कई बार क्या होता है, जो आपके वट एवर यू थिंक फ्रॉम ए विद इन दैट कम्स ऑन योर फेस। हम फेस के लिए बोलते हैं ना कि फेस इज़ द मिरर ऑफ द पर्सनैलिटी, मिरर होता है पर्सनैलिटी का। तो वट एवर थाट्स वी आर हैविंग, जो भी थॉट्स हमारे मन में चल रहे हैं वो ही थॉट्स हमारे फेस पर आते हैं जो हमको ब्यूटीफुल या कनिंग बनाते हैं। कनिंग होता है कि बहुत चालाक। तो ये हमारा, ये इसको अपनी ग्रैंड मदर को देख के लगता था शी वॉज नेवर प्रिटी। ऐसा लगता नहीं है कि कभी आउटर तरीके से सुंदर रही होंगी, बट शी वॉज ब्यूटीफुल। देन शी वोर स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स, वाइट कपड़े पहनती थी, स्पॉटलेस। स्पॉटलेस मतलब उन पे कोई भी निशान नहीं था, कोई भी दाग नहीं था उनके ऊपर। और उसके एक हाथ में रोज़री रहती थी। रोज़री होती है माला, पूजा की माला जो हम हर समय गिनते रहते हैं, जो लोग बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो हर समय प्रे करते रहते हैं। तो दे वॉज ऑलवेज शी यूज टू टेल द बीट्स ऑफ द रोज़री विद वन हैंड। शी हैड सिल्वर लॉक्स, उनके बाल जो थे सिल्वर थे। सिल्वर का क्या मतलब होता है? ग्रे हेयर। वी नेवर से वाइट हेयर, हम वाइट हेयर नहीं बोलते हैं। हमेशा जो सफ़ेद बाल हो रहे होते हैं हम कहते हैं या तो सिल्वर हेयर या फिर ग्रे हेयर। और उनको देख के ऐसे लगता था शी वॉज ब्यूटिफुल लैंडस्केप इन द विंटर सीजन ऑफ द माउंटेन्स। विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। माउंटेन्स में आप इमेजिन करिए, इमेजरी है इसमें, जो फिगर ऑफ स्पीच आई है इसमें इमेजरी है। जो मैं बोल रही हूँ आप लोग इमेजिन कर रहे होंगे ग्रैंड मदर को उसी तरीके से कि ग्रैंड मदर थोड़ी सी शॉर्ट हैं, फैट हैं, स्लाइटली बेंट हैं, हाथ में माला लिए हुए थोड़ा सा, और उनको देख के स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स पहने हुए हैं उन्होंने जिन पे कोई भी दाग नहीं है, और साथ में उनके सिल्वर लॉक्स हैं। और उनको देख के ऐसा लगता था जैसे विंटर में माउंटेन्स जो होते हैं, सर्दी के मौसम में जब बर्फ़ ढकी हुई होती है माउंटेन से, एकदम सफ़ेद, एकदम सरीन। हमेशा याद आपको पता भी होगा कि वाइट इज़ अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड सेरेनिटी। तो वाइट जो कलर है उसका कोई भी मैच नहीं है। प्योरिटी, पीस, शांति, सबके साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। तो मदर, ग्रैंड मदर को उसको देख के लगता था शी वॉज ए ब्यूटिफुल लैंडस्केप इन द विंटर माउंटेन्स। एकदम सेरीन, एकदम पीसफुल लगती थी, वाइट सेरेनिटी। और उनको देख के ऐसी फीलिंग आती थी जैसे शी इज़ वेरी पीसफुल एंड कंटेंट। तो ये ग्रैंड मदर के बारे में उनका कैरेक्टर है जो आप लिखेंगे, जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यहीं से हम इसके बाद पढ़ते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, वेयर द ऑथर डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर इन 3 phases। 3 फेज में, 3 चरण में अपनी रिलेशनशिप को वो डिस्क्राइब करता है ग्रैंड मदर के साथ। फर्स्ट फेज कौन सा था? विलेज में। When the author's parents had been transferred to the city and they were looking for a house, the author was left with his grandmother in the village. And then when he was left, grandmother used to take the entire responsibility of the author. She used to wake him up,
bathe him, get him ready, get him dressed for the school. फिर उसके स्कूल में क्या पढ़ता था, उसमें उनको उसके लिए तैयार करके वो देती थी a wooden slate plastered with yellow chalk and an ink pot and a pen. ये सब बंडल में बांध के उसको दे देती थी. And she used to give him a breakfast of stale chapati, butter and some sugar sprinkled on it. खाने उसको ब्रेकफास्ट में वो स्टेल चपाती होती है जो फ्रेश नहीं होती, रात की बासी चपाती उसको देती थी. उस पर थोड़ा सा बटर लगा के, घी लगा के और चीनी लगा के वो खा के चला जाता था और चला नहीं जाता था. ग्रैंड मदर यूज टू एस्कॉर्ट हिम टू द विलेज स्कूल. उसके साथ साथ जाती थी स्कूल में. एंड व्हेन ही यूज टू learn the alphabets and the prayers in the school, she used to sit in the temple which was adjacent to the school and read holy scriptures. जितनी देर ये पढ़ाई करता था विलेज के स्कूल में, उतनी देर में वो उसके साथ ही सटा हुआ टेम्पल था, गुरुद्वारा भी हो सकता है, और वहाँ पे बैठ के वो होली स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी. होली स्क्रिप्चर्स हैं धार्मिक किताबें, तो वो धार्मिक किताबें पढ़ती थी. एंड व्हेन द स्कूल वाज ओवर, बोथ ऑफ देम केम बैक टू द होम एंड ऑन द वे शी यूज्ड टू फीड द डॉग्स विद स्टील चपातीज़. बहुत सारी चपाती मॉर्निंग में घर से ले जाती थी क्योंकि रात को बना लेती थी वो, और लौटते समय वो डॉग्स को फीड करती थी. तो ये जो बॉन्डिंग थी इनकी विलेज में, व्हेन दे वर लिविंग इन द विलेज, इट वाज वेरी क्लोज बॉन्डिंग, बहुत ही क्लोज बॉन्डिंग थी उनकी. ये था फर्स्ट फेज़. जब वो विलेज में थी, उसको उठाती थी, तैयार करती थी, रेडी करती थी स्कूल के लिए सारा सामान पढ़ने के लिए रखती थी, ब्रेकफास्ट देती थी और उसके साथ स्कूल चली जाती थी. देन द सेकेंड फेज केम व्हेन ही शिफ्टेड टू द सिटी. बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड बॉट ए हाउस, और उन्होंने इन दोनों को सिटी में बुलवा लिया. एंड नाउ बोथ ऑफ देम अगेन शेयर्ड द सेम रूम. दोनों एक ही रूम में रहते थे, बट द कन्वर्सेशन बिटवीन देम स्नैप टू अ बिट. थोड़ा थोड़ा कम होता रहा, क्योंकि क्या होता था यहाँ पे, ही वॉज एडमिटेड इन अ सिटी स्कूल एंड अ स्कूल बस यूज टू कम एंड टेक हिम. ग्रैंड मदर नो लॉन्गर एस्कॉर्टेड हिम टू द स्कूल. उसको लेके नहीं जाती थी ग्रैंड मदर स्कूल में, और वो जो सिटी बस में वो अपने आप जाता था पढ़ने के लिए. सेकेंडली, ग्रैंड मदर कुड नॉट हेल्प हिम इन द स्टडीज़. सुबह विलेज में क्या होता था, जब वो उसको तैयार करती थी तो वो साथ साथ अपनी रोज़री, अपनी माला गिनती रहती थी और प्रेयर्स बोलती रहती थी. अब यहाँ पे क्या था, को उसको तैयार करने का कुछ नहीं था, बिकॉज द मदर वॉज देयर. सिर्फ वो उसके साथ में सोती थी, और जब वो स्कूल से लौटता था, शी कुड नॉट हेल्प हिम इन द स्टडीज़, बिकॉज द स्टडीज़ ऑफ द विलेज एंड स्कूल आर entirely different. There is a significant difference between the two. And because in the city school he was taught science, English, and in the science he used to the law of gravity, the principle of Archimedes and everything, and grandmother did not know a single word about it. उनको तो पता ही नहीं था कुछ भी इसके बारे में, तो कैसे वो हेल्प करती. और उनको एक ये बात अच्छी नहीं लगती थी सिटी स्कूल की, बिकॉज दे डिड नॉट गिव देम एनी टीचिंग्स अबाउट द गॉड. भगवान के बारे में तो कुछ बताते ही नहीं थे. तो उनको ऐसा लगता था ये कौन सा स्कूल है जहाँ बच्चों को ये भी शिक्षा नहीं दी जा रही कि भगवान कैसे हैं का, और हमें उनसे क्या सीखना चाहिए, कुछ बताया ही नहीं जा रहा है. थर्ड, when one day he came back from the school and announced that they were being given music classes, grandmother was very sad. She was disappointed. और उनको यही समझ नहीं आया, बिकॉज शी ऑलवेज थॉट दैट म्यूज़िक इज एसोसिएटेड विद ल्यूड पीपल. ल्यूड का मतलब बेटा क्या होता है, लो क्लास पीपल. वो कहते थे लो क्लास पीपल लोगों का काम है, ये हार्लेट्स का काम है जो कि ये करते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छे लोगों का काम नहीं है. ये क्यों इनको म्यूज़िक सिखाया जा रहा है, उन्हें समझ ही नहीं आता था. एंड फ्रॉम दैट डे उनका जो कन्वर्सेशन था, जो बातचीत थी, वो और भी ज़्यादा कम हो गई. ये था सेकेंड फेज़, जब वो सिटी से शिफ्ट कर गए थे, सिटी में शिफ्ट कर गए थे विलेज से. अब जो थर्ड फेज़ था, व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द यूनिवर्सिटी. थर्ड फेज़ था यूनिवर्सिटी का. यहाँ पे क्योंकि हायर स्टडीज़ हो गई थी, तो ऑथर को एक सेपरेट रूम दे दिया गया था. वो ग्रैंड मदर के साथ रूम नहीं शेयर कर रहा था, उसको सेपरेट रूम दे दिया गया था. और ग्रैंड मदर और उसके बीच में जो भी कनेक्शन था वो टूट गया. बातचीत का, मन से तो बेटा साथ रहेंगे बिकॉज ब्लड रिलेशंस हैं, ग्रैंड मदर है, वो ग्रैंड चाइल्ड है, कितना प्यार करते हैं आपस में, पर जो बातचीत के ज़रिए हम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था. क्योंकि यूनिवर्सिटी में उसकी हायर स्टडीज़ शुरू हो गई थी और उसको सेपरेट कमरा दे दिया गया था.
अब ग्रैंड मदर दिन भर क्या करती थी, अब विलेज में तो आपने देख लिया कि स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, होली बुक्स पढ़ती थी और डॉग्स को खाना खिलाती थी, बट सिटी में आके उन्होंने क्या की शुरू किया था, स्पिनिंग द व्हील, स्पिनिंग द व्हील, स्पिनिंग व्हील एंड फीडिंग स्पैरोज, स्पैरोज को फीड करती थी, फीडिंग स्पैरोज, जो चिड़िया आती थी वरांडे में उनके, उनको खाना खिलाती थी। तो जब वो यूनिवर्सिटी में गया उनका एक ही काम था, डे एंड फॉर द होल डे she used to sit there, spin the wheel, and for half an hour when there was a break she used to stand up and feed the sparrows। और वही उनके पूरे दिन का जो पूरा दिन उनका जो दिनचर्या थी, जो उनका डेली रूटीन था, वही उनका बेस्ट पार्ट होता था, क्योंकि वहाँ पे वो स्पैरोज़ को खाना खिलाती थी। और स्पैरोज़ को खाना खिलाने में देयर सेवरल हु यूज्ड टू कम देयर, सम स्पैरोज़ यूज्ड टू सिट ऑन हर हेड, सम ऑन हर लेग्स, तो वो बैठी रहती थी स्पैरोज़ उनके आसपास और वो बहुत खुश रहती थी। और नहीं तो शी यूज्ड टू टेल द बीट्स ऑफ द रोजरी, शी यूज्ड टू रिसाइट द प्रेयर एवरी टाइम, और वो इसी तरीके से अपना पूरा दिन निकाल लेती थी। And one day after that, the author said that he had to go for higher education abroad, उसको बाहर जाना था abroad के लिए for 5 years, and he thought that since the grandmother was very old, maybe he might not be able to meet her whenever he would return, he would not meet her। उनको ऐसा लगता था 5 साल बहुत लंबा समय है, and grandmother is so old, anything could happen to her। But grandmother, she went to see him off to the station। कुछ नहीं बोली उससे। At that time also she was reciting the prayer, she embraced him, उसको गले में लगाया उसने, और गले में लगा के वो प्रेयर बोलती रही और धीरे से उन्होंने उसके फोरहेड पे उसको किस किया। And the author said that I wanted to cherish that moment of those moist lips on my forehead for 5 years, because I was confident in a way that when I would return I would not meet the grandmother। तो वो जो उनका चिन्ह था उनके लिप्स का, वो उसको फील करना चाहता था पूरे टाइम, because he was also attached to his grandmother। पर क्या होता है after that, after 5 years the author returns and grandmother was there to receive him। grandmother had survived, वो आई थी उसको लेने के लिए। she again embraced him but did not speak to him। सब आ गए शाम को, और एक unusual thing होती है शाम के समय, और वो अनयूजुअल थिंग क्या थी, ग्रैंड मदर जिनको म्यूज़िक बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जो वो हेरलॉट से और ल्यूड एसोसिएशन से उसको करती थी आइडेंटिफाई, उन्होंने शी गैदर्ड द लेडीज़ ऑफ द नेबरहुड, और उन्होंने नेबरहुड की लेडीज़ को बुला के और खूब उन्होंने गाने गाए उस दिन। एक ढोलक मंगा ली, एक ड्रम मंगा लिया, दो इट वॉज देयर वाज सैगिंग स्किन ऑफ द ड्रम, उसकी लटक रही थी वो स्किन ड्रम को बजाने के लिए, बट फिर भी वो पूरे टाइम बजाती रही। एंड इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एंड इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द author and his parents to just even think that she was overstraining herself। उसको बुलाते हैं, वो अंदर ले जाते हैं, एंड इन द नेक्स्ट मॉर्निंग मे बी ड्यू टू एक्सर्शन और समथिंग शी फेल इल, बीमार पड़ गई वो। और उसके बाद में इन्होंने डॉक्टर को बुलाया, एंड द डॉक्टर सेड शी वुड बी ऑल राइट आफ्टर ए लिटिल रेस्ट, बट ग्रैंड मदर अनाउंस दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव, इट वॉज हर एंड। और उसके बाद में जो वो करती रही, अपनी रोज़री जो थी वो काउंट करती रही, और उसके बाद में ऑथर को और सब ने, जो भी उसके पेरेंट्स थे, उन सब ने उनको समझाया, बट शी डिड नॉट लिसन, और प्रे करते करते वो रोज़री उनके हाथ से गिर जाती है और वो वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। आफ्टर दैट, एज इट इज़ द कस्टमरी, आपको बच्चों पता है कि डेथ के बाद में डेड बॉडी को नीचे लिटाया जाता है, तो उनको उठा के नीचे लिटाया गया, एंड शी वॉज कवर्ड विद रेड श्राउड। श्राउड क्या होता है? कफन, जो कपड़ा हम डेड बॉडीज़ को उड़ाते हैं उसको कहते हैं। तो उनको रेड श्राउड उनके ऊपर उड़ाई गई, और सब लोग अरेंजमेंट्स करने के लिए उनको क्रिमेशन का बाहर चले गए, डेड बॉडी वहीं छोड़ दी। और जब वो शाम वो आते हैं, एट द टाइम ऑफ इट वॉज अबाउट टू सनसेट, और लाइट आ रही थी उनके वरांडा में, एंड व्हेन दे वेंट टू टेक द बॉडी ऑफ द ग्रैंड मदर, दे फाउंड दैट थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज वर सिटिंग इन द वरांडा, एंड इतनी क्वाइटनेस थी। जब स्पैरोज आती थी जनरली जो डेली रूटीन में, तो बहुत ज़्यादा शोर मचता था, बट टुडे दे वर साइलेंट एज इफ़ दे वर पेइंग होमेज टू द ग्रैंड मदर। और उनकी जो ऑथर की मदर थी वो आई, और जिस तरह से ग्रैंड मदर उनको डेली ब्रेड पीसेस देती थी, वो तोड़ के सारा उनको खिलाती थी, वैसे ही उन्होंने उसको
क्रम्स ब्रेड के डाले उसको टीयर करके, बट नन ऑफ द स्पैरो एट एनीथिंग, किसी ने नहीं खाया। This was their way of paying tribute to the grandmother. Imagine the birds. अगर हम birds को अपनी तरीके से और इतने प्यार से रखते हैं तो birds भी human emotions को समझती हैं और react करती हैं उसी तरीके से, reciprocate करती हैं उसमें। तो उन्होंने कुछ नहीं खाया और जब उसके बाद में the dead body was taken away, and after the dead body was taken away, the sparrows flew from there and did not return. So this is the story and I hope you understood and liked this story, जिसमें हमने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें करी हैं वो हैं 3 phases, ग्रैंड मदर का कैरेक्टर स्केच। तो इसमें बेटा जब भी हम इसको करेंगे ग्रैंड मदर के कैरेक्टर स्केच को, तो डिस्क्राइब, ये आपके होमवर्क के लिए 4 क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हैं, डिस्क्राइब ग्रैंड मदर या कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंड मदर, जिसमें आप फिजिकल एट्रीब्यूट्स और तीनों रिलेशनशिप और स्पैरोज के साथ उनका कैसा था टाई वो भी लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वर द 3 phases ऑफ रिलेशनशिप, ये जो मैंने आपको बताया है, फर्स्ट फेज जो विलेज का था, सेकेंड फेज जो सिटी का था, थर्ड जब ऑथर यूनिवर्सिटी में जाता है और अब्रॉड जाता है, ये 3 phases थे उनके रिलेशनशिप के। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड शी नॉट लाइक अबाउट द सिटी स्कूल, ये आपको बता दिया मैंने कि सिटी स्कूल्स में जब वो गया था तो उनको साइंस पसंद नहीं आई, म्यूज़िक पसंद नहीं आया, इंग्लिश पसंद नहीं आई और साथ में ये भी समझ में नहीं आया था कि वाई ही वॉज नॉट बीइंग गिवन एनी टीचिंग अबाउट द गॉड। और फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्पैरोज रिएक्ट ऑन हर डेथ, कैसे रिएक्ट करा उन्होंने स्पैरोज ने डेथ पर उसकी, तो रिएक्ट कैसे करा, वो बिल्कुल चुप हो गई, दे डिड नॉट मेक एनी टाइप ऑफ नॉइज, नहीं तो बेडलैम रहता था, बेडलैम होता है नरक जैसी चे 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 स्पैरोज की आवाज़ आती है वो आती है, तो वो साइलेंट थी बिल्कुल, दे डिड नॉट ईट एनीथिंग, दे वर सिंपली सिटिंग ओवर देयर एंड मोर्निंग द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर। तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे, मैं आपको इनके नोट्स पे PDF में भेज दूँगी। आई होप दैट यू लाइक द स्टोरी। प्लीज़ आफ्टर दिस यू शुड गो एंड रीड इट so that you understand the lesson completely. Thank you.